और चलिए इस दौरान एक बड़ी खबर आपको बता दें, टाइम्स नाउ नवभारत की खबर पर मोहर लगी है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बनेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत ने इस खबर को पहले ही ब्रेक किया था और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, अब इस खबर पर मोहर लग गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये कवरेज लगातार जारी है। टाइम्स नाउ नवभारत सबसे पहले हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। वो संभावित कौन से चेहरे हो सकते हैं जो योगी 2.0 कैबिनेट में शामिल होंगे, ये सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है टाइम्स नाउ नवभारत। और एक बार ये लिस्ट देखिए और आप ये लिस्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें सबसे पहले नाम है केशव प्रसाद मौर्य का उत्तर उप मुख्यमंत्री, और उसके बाद आप देखेंगे तो ब्रजेश पाठक का नाम आता है और आगे पदनाम में लिखा है उप मुख्यमंत्री, और फिर कैबिनेट मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और उसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। ये वो लिस्ट जो सबसे पहले आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश की फिजा कुछ अलग है, तस्वीरें कुछ अलग हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार जो होगा, कैबिनेट जिस तरह से एक बार बनाया जाएगा और उसमें कौन से चेहरे होंगे, ये सबसे पहले आपको टाइम्स नाउ नवभारत दिखा रहा है। आप देखिए इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आप देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य का नाम है और उसके बाद ब्रजेश पाठक का नाम है और आगे लिखा हुआ है उप मुख्यमंत्री, और उसके बाद सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, इन सभी के नाम आते हैं। बेबी रानी मौर्य का भी नाम आ रहा है, लक्ष्मी नारायण चौधरी का भी नाम आ रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें हैं जी सर। जिसका नाम नहीं है वो देखने वाला है इस समय। श्रीकांत शर्मा का नाम बताया जा रहा था, किताब होगा नहीं, गायब हो गया। बिजली मंत्री थे, इन पे काफी आरोप लगे और बाकी चीजें। इसी तरीके से सिद्धार्थनाथ सिंह का भी नाम गायब हो गया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी बीच बीच में चर्चा होती रहनी चाहिए कि कौन कौन गायब हुआ है। आशुतोष सर, पावर मिनिस्टर कहा जा रहा था कि उन्होंने तो बहुत शानदार काम किया, लेकिन अभी ये नाम थोड़ा सा गायब नजर आ रहा है, जैसे अक्कू जी कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इन सब लोगों का पिछले 5 साल का असेसमेंट जरूर किया गया होगा, एक मंत्री के तौर पर और साथ ही साथ एक विधायक के तौर पे, और उस फीडबैक के आधार पर। लेकिन मुझे जरूर श्रीकांत शर्मा के नाम पर मुझे उतनी हैरानी नहीं हो रही, लेकिन सिद्धार्थ नाथ सिंह के नाम पे जरूर मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि सिद्धार्थ एक तरीके से कैबिनेट का चेहरा भी थे, कैबिनेट की तरफ से ब्रीफ भी करते थे अक्सर वो, और उनके बारे में माना जाता है थोड़ा एफिशिएंट मिनिस्टर भी है। लेकिन अगर उनका भी नाम गायब है तो फिर बात समझ में आती है कि कुछ ना कुछ जरूर ऐसा फीडबैक आया होगा जिसके आधार पर उनको मंत्री पद बनाए रखना, या कम से कम उनको हटा के पूरी कैबिनेट को संदेश देना कि जो लोग आप बन रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा मंत्री बनने के बाद आप अपने पद बने रहेंगे, आपका असेसमेंट लगातार चल रहा है और आप हटाए भी जा सकते हैं। स्मिता जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अक्कू जी ने बहुत अच्छी बात की है कि इस लिस्ट को तो सभी देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस किस का नाम है, लेकिन जो नाम मिसिंग है उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि भाई ये नाम कैसे गायब हो सकते हैं, ये तो लाइमलाइट में थे। नहीं, ये हो सकता है कि ये फर्स्ट ड्राफ्ट है और इस लिस्ट को इसका विस्तार किया हो या इस लिस्ट में चेंजेस किए गए हों, क्योंकि ये लिस्ट अभी ऑफिशियल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये लिस्ट कई चैनल्स को मिल चुके हैं, लेकिन जिनके नाम आप ले रहे हैं वो योगी जी से मिले ज़रूर थे, और अगर इन्हें ड्रॉप किया गया है तो जिनके नाम आप ले रहे हैं वो काफ़ी हद तक बीजेपी में इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन्हें शायद सेंटर में लाया जाएगा या फिर उन्हें कोई तो पद दिया जाएगा, क्योंकि वो योगी जी के काफी करीबी रहे हैं और बीजेपी के कैंपेन के दौरान उन्होंने दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। एक चीज और भी, जैसे दिनेश शर्मा का नाम नहीं है, तो दिनेश शर्मा के बारे में माना जा रहा था कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के और बाकी और चीज़ों को लेकर, लेकिन ये कोई ज़रूरी भी शायद नहीं होगा कि उनको कहाँ, या तो संगठन में जैसा कि पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं वहाँ रखा जाएगा, या ये कि क्या केंद्र में कोई ऐसी जगह बनाई जाएगी। तो अभी केंद्र की भी जगहों को लेकर के भी बड़ी सारी बातें हैं कि वहाँ कौन और कैसे और क्या किया जाएगा उसका इस्तेमाल, ये अपने आप में बड़ा रोचक होगा देखना। क्योंकि केंद्र, देखिए प्रदेश के मंत्रिपरिषद में अगर आप होते हैं तो आपकी आंखों से बचने की संभावना होती है, लेकिन जैसे ही आप मोदी मंत्रिपरिषद में होते हैं तो फौरन फोकस आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जल्दी जल्दी इस समय की स्थिति ऐसी है कि जल्दी जल्दी
मोदी जी के सीधे साथ काम करने में भी लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते, ऐसा मेरा मानना है, कभी कभी ऐसा लगता है। अच्छा आशुतोष जी, एक चीज़ और जो कहा जाता है कि जब बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो कई बार ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं करता है, अचानक से कोई नाम सामने आ जाता है या फिर लिस्ट से अचानक से कोई नाम हट जाता है। तो अभी भी कुछ विधायकों के मन में उम्मीद की किरण होगी कि हाँ, हो सकता है कि फोन की घंटी बज जाए और कह दिया जाए कि हाँ भाई स्वागत है आपका। नहीं, मुझे लगता है कि अगर हमारे पास शायद सूचना हो या ना हो एक अलग सवाल है, लेकिन अब तक लिस्ट फाइनल हो चुकी होगी और उस लिस्ट पर को बदलने की संभावना मुझे कम दिखाई पड़ती है। हाँ, एक चीज जरूर हो सकता है कि जिनके नाम अभी नहीं है, तभी 5 साल का वक्त है, हो सकता है 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद फिर एक तरीके से परफॉर्मेंस रिव्यू हो और उसमें जो मंत्री काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उनका नाम हट सकता है। ऐसा कई बार होता है और कई बार मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार होता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो दिनेश शर्मा जी का नाम गायब हुआ है, मुझे लगता है कि दिनेश शर्मा जी के बारे में परसेप्शन शायद ये बन रहा था कि वो जितने असर्टिव होने चाहिए तो उस तरीके से असर्टिव नहीं है। और ब्रजेश पाठक के बारे में माना जाता है कि थोड़ा एग्रेसिव भी हैं और वो थोड़े एफिशिएंट भी माने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जरूर है कि वो बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे थे और बीजेपी ने उनको पिछले 5 सालों में बल्कि 7 सालों में उनको कल्टीवेट भी किया था एक बड़े नेता के तौर पे। हार गए हैं, लेकिन उनको बनाए रखने से कम से कम ओबीसी तबके को संदेश दिया गया है कि नहीं, उनको बिल्कुल आप दरकिनार नहीं कर रहे हम लोग। अगर दिनेश शर्मा को if he had to be replaced, तभी तो ब्रजेश पाठक को लाया जाएगा, नहीं तो 2 ब्राह्मण चेहरे कैसे आप डेप्टी प्राइम मिनिस्टर रख सकते हैं। इसलिए केशव डेप्टी चीफ मिनिस्टर रख सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक दिनेश शर्मा को रिप्लेस किया गया और पाठक ऑब्वियस है। दिनेश शर्मा की तबीयत को लेकर के सवाल थे और दिनेश शर्मा बहुत एग्रेसिव नेता नहीं रहे। दिनेश शर्मा संघ से बड़े हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे रहे हैं, गुजरात में उन्होंने पोल प्रबंधन संभाला है मोदी जी के समय में रहते हुए, तो वो सब चीज़ें उनके प्लस है। लेकिन वो अब इस समय भारतीय राजनीति में और यूपी की राजनीति में जिस तरीके की चेहरे की ज़रूरत है, एग्रेशन वाले चेहरे की ज़रूरत है, तेज तर्रार आदमी काम करने की ज़रूरत है, दिखते हुए नजर आने की ज़रूरत है, वो शायद जो उपयोगिता होती है वो उनसे ज़्यादा ब्रजेश पाठक में है। और ब्रजेश पाठक ने पिछले कार्यकाल के दौरान अपने आप को साबित भी करने की कोशिश की है, आगे आके खेलने की भी कोशिश की है। तो मुझे लगता है उसका उन्हें इनाम और ख़ास तौर से दिनेश शर्मा की जगह पे तय है, जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि एक ब्राह्मण चेहरा लाया जाना था और ब्राह्मण चेहरे को कहीं पर भी ये संदेश ना जाए ब्राह्मणों को। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब महामारी का वक्त था उस वक्त ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी भी लिखी थी। नहीं, ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी भी लिखी थी, ब्रजेश पाठक ने काम भी किया था। ये भी बतौर विधायक ब्रजेश पाठक ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। हाँ, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कटघरे में खड़ा, उस तरीके से तो कौशल किशोर एमपी थे, उन्होंने भी कटघरे में किया था। और अगर आप ये देखिएगा तो उसी समय जिनका नाम अभी हमें हमारे पुराने साथी जिनका नाम हम लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी, एक पत्रकार मित्र का, तो वो उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। तो कई लोगों ने, कई मंत्री नहीं किए थे काम, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत अच्छे और बहुत आगे रह करके काम किया था। चलिए, इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अटल स्टेडियम इस वक्त पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर में ये कार्यक्रम पूरा शुरू होगा, जहां पर बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं। एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि अब थोड़ा एग्रेसिव जो लगता है कि जनता के बीच जाकर एक अलग माहौल जो क्रिएट कर सके, तो उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो यानी जो फ्रंट फुट पे खेलेगा उसको आगे प्रमोट किया जाएगा। देखिए, ये दुधारी तलवार पे चलने जैसा होता है। हाँ। जहां एक तरफ खुद योगी आदित्यनाथ जो बहुत ही एग्रेसिव है, अगर उनके सामने आप ज्यादा एग्रेशन की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपके पत्ते भी कट जाए वहां पे। लेकिन अगर आप बहुत सबमिसिव तरीके से हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। नहीं, सबमिसिव नहीं होगा आशुतोष, क्योंकि माफ करूंगी, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग यू, क्योंकि 2024 तक जब चुनाव होंगे तो दे हैव टू प्रेजेंट कि हमने ये किया है। आप डबल इंजन सरकार कह के आपने इतने सारी नीतियां जो की हैं अनाउंस, अब उनका जो बेनिफिट है वो सबको पहुंचना होगा। अब जो नए लाभार्थी हैं वो वोट करेंगे 2024 के इलेक्शन के। पहले वाले जो लाभार्थी है उनका इलेक्शन, उनका वोटिंग तो हो गया। अब 2024 में उस चुनाव के लिए जो लाभार्थी होंगे वो अगले 2 साल में दे हैव टू गेट द बेनिफिट्स। इसलिए अगर उनको बेनिफिट मिलना है, यानी इस साल और अगले साल, उसके बाद आप पेनाल्टीमेट इलेक्शन ईयर में आ जाते हैं, तब कोई कुछ किसी की नहीं सुनता। तब तक
सबने मन बना लिया होता है। इसलिए जो दो साल बचे हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एंड अग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ये दो चीजें एब्सोल्युटली नेसेसरी है अगर दे हैव टू डिलीवर इट। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद का नाम हो, अनिल राजभर वो सज्जन है, ओपी राजभर की काट करने के लिए जितना बड़ा काम इनके माध्यम से कराया गया, जितनी सुहेल देव की मूर्तियां इनके माध्यम से कराई गई, वो नहीं किया गया। ओपी राजभर का अगर फैक्टर बहुत काम नहीं कर पाया या वो हद तक नहीं जा पाया, तो उसकी एक वजह अनिल राजभर भी, उसका उन्हें इनाम भी मिला है। और भी लोग हैं जिनको जैसे दयाशंकर हैं, उनका क्या इमेज है, उनकी इमेज वही है, एग्रेसिव वाली है। तो जो लोग सत्ता में रहते हुए सत्ता की अगर गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको बताते हैं और प्रशासन से लड़ करके काम कराते हैं, उनको भी आगे रखा गया। ये इस लिस्ट से कम थोड़ा बहुत साफ होता है। मतलब सौम्य स्वभाव वाली बात थोड़ी सी पुरानी यहाँ पर होती है। सौम्य स्वभाव होना दूसरी चीज है। देखिए, सौम्यता अच्छी चीज है, लेकिन आप अपना काम, कार्यकर्ताओं का काम, अपने वोटरों का काम कराने के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन से भी लड़ते भिड़ते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप अल्टीमेटली योगी या मोदी की इमेज को सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की इमेज को सुधारने के लिए काम। वोटर भी तो ऐसे ही देखता है। आप सौम्य स्वभाव के हैं तो आप एनजीओ चलाइए ना, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव में जब तक आप डिलीवर नहीं कर सकते तो आप पॉलिटिक्स में क्यों हैं? है ना? तो सौम्य स्वभाव के साथ साथ आप डिलीवरी मैकेनिज्म को भी आपने अंजाम देना होता है। 2024 से पहले इसमें कुछ गुंजाइश, क्योंकि 2024 की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, तो उसके लिए क्या खास हो सकता है? एक थोड़ी सी हैरानी हो रही है इसमें, बेबी रानी मौर्य हैं, क्योंकि वो गवर्नर के पद पर रही हैं और उनको मुझे उम्मीद थी कि शायद दलित वोटर को अपनी तरफ लाने के लिए, या जो जाटो वोटर, क्योंकि इस बार जाटो वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ आया है और उसने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा है। मुझे लग रहा था कि शायद वो इस बार डिप्टी सीएम बन सकती है, लेकिन उनका नाम इसमें नहीं हो, महज सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे। तो मुझे उस पर थोड़ी सी हैरानी, अदरवाइज मुझे और एक नाम पे और हैरानी हो रही होगी, या उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो है अरविंद कुमार शर्मा। पिछली बार आते आते रह गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते बनते रह गए। लोगों ने कहा ये क्या हो गया, शर्मा जी को कुछ नहीं मिला, योगी अड़ गए। लेकिन इस बार वो शामिल है और कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल है। ये भी नहीं कि राज्य मंत्री या पहली बार आए हैं, एमएलसी के तौर पर हैं, तो भी वो कैबिनेट के तौर पर इस लिस्ट के हिसाब से उसमें शामिल हैं। अच्छा, हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो रविकांत और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस लिस्ट में कौन से समीकरण ऐसे हैं जो साधे गए हैं? रविकांत। देखिए मंसूर, महत्वपूर्ण चर्चा इस बात हो रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको किस तरीके से इस लिस्ट के मुताबिक जो सूत्रों के हवाले से हमें मिली है, ये कंफर्म माना जा रहा है कि केशव प्रसाद वापसी हो रही है। दिनेश शर्मा कल भी थोड़े मायूस दिखाई दे रहे थे, इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन दूसरे उप मुख्यमंत्री को एक गंभीर चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर रिप्लेस किया है। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के बीच में जो विवाद चल रहा था, स्वाति सिंह का टिकट काटा गया, दयाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया और उनको भी यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार का जिम्मेवारी है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। आईपीएस ऑफिसर अरुणा टीम जो है वो आए थे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी यहाँ पर कैबिनेट में जगह मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो योगी मंत्रिमंडल यानी 2017 से 2022 तक मंत्री रहे, बहुत सारे मंत्रियों को यहाँ पर दोबारा रिपीट किया गया। उसमें अगर बड़े नाम की बात करें तो सूर्य प्रताप शाही का नाम है, उनको भी यहाँ पर रिपीट किया गया है। इसके साथ ही अगर पूरे कैबिनेट को हम देखें तो यहाँ पर सभी वर्गों को 2024 के लिहाज से संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है और अब से कुछ ही देर बाद जो है हम इस वक्त टिकाना स्टेडियम में हैं, एक एक करके जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया है वो 4 बजे इस स्टेडियम में प्रारंभ हो जाएगी। और इस वक्त अगर हम ये लिस्ट देखें, लिस्ट में जो कहानी है असली वही कहानी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, केशव प्रसाद मौर्य हारने के बाद उप मुख्यमंत्री दोबारा, इसका आप क्या रीजन बताएं? आपसे
जहाँ तक मेरा मानना है, देखिए केशव प्रसाद मौर्य एक प्रमुख स्तंभ हैं, पिछड़ी जाति के एक प्रमुख नेता हैं, मौर्य जाति के उन पर एक काफ़ी प्रभाव रहा है और केंद्रीय नेतृत्व ने भी उन पे पहले से काफ़ी भरोसा रखा है। उनको एक भविष्य के पिछली बार भी, बल्कि जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनना था तो उसके लिए इनका भी नाम चल रहा था और क्योंकि बतौर प्रदेश अध्यक्ष थे तो इसलिए ज़्यादा आगे थे। तो इनका हारना ना हारना वो किनारे करके उनको एक बड़े नेता के तौर पर रखा और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य के लिए, क्योंकि अभी युवा हैं ये और भविष्य के लिहाज से काम करना चाहती है। और इसके अलावा एक और बड़ा फायदा होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना केशव प्रसाद मौर्य के लिए लॉटरी फायदा ही रहा। हाँ, कास्ट से अगर कास्ट कम्युनिटी फिर से बनाया गया रूल चेंज कर दिया। हालांकि जेटली साहब को भी बनाया गया था तो वो प्लेबुक का रूल उस वक्त भी चेंज कर दिया, लेकिन जब वो बने थे तो एक सिग्नल था कि एक टीम प्लेयर हैं केशव प्रसाद जी। तो जब उन्होंने जब स्क्रिप्ट लिखा गया था बीजेपी के जो इलेक्शन जीतने का जो उत्तर प्रदेश का स्क्रिप्ट लिखा गया, तो केशव प्रसाद मौर्य का योगदान बहुत रहा है। तो ही कैन नॉट बी पनिश्ड एज सच, आई थिंक, कि वो इलेक्शन हारे हैं। आई मीन दैट्स व्हाट आई थिंक वाज डन। जब उन्हें इंक्लूड किया गया इस लिस्ट में तो उसका मतलब है कि आप टीम प्लेयर लेके चल रहे हैं और अगर आप अपनी सीट हारे हैं, लेकिन जिस तरह ये जीत हुई है उत्तर प्रदेश में, ही इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट ऑल्सो। और